हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। एआईबी पीवाईक्यू सीरीज में हम आज पढ़ेंगे एडवोकेट्स एक्ट 1961 के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हो तो मैं आपको बता दूं, हम अपने चैनल पे पीवाईक्यूज 2014 से लेके जो भी लेटेस्ट पेपर है वहां तक के सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। हर टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट है। आज हम पढ़ रहे हैं एडवोकेट्स एक्ट के क्वेश्चंस जो जून 2026 के पेपर में आए थे। ठीक है, ये पार्ट 5 है इस प्लेलिस्ट का। पहले 4 पार्ट में 2014 से लेके जो उससे पहले नवंबर 25 तक के सारे क्वेश्चंस कवर्ड थे। आज वाला जून 26 को कवर करेगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि फर्दर अपडेट्स भी आपको मिलते रहे। एंड अगर आप पीआईबी 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो एंड तक जरूर बने रहना। आई हैव एन इंपॉर्टेंट अपडेट फॉर यू। ऑल्सो क्वेश्चंस को प्लीज ध्यान से देखना, मैं सिर्फ आंसर नहीं बता रही हूँ यहाँ पे। आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, पेपर में कैसे अप्रोच करना है एंड एवरीथिंग एल्स। सो प्लीज पूरा ध्यान से देखना, ठीक है। देखो, चैनल पे जाओगे ऐसे प्लेलिस्ट मिलेगी जो मैंने आपको बताया, सारे वीडियोस इसमें हैं। ये वाला आज वाला भी इसमें ऐड हो जाएगा। चलो मुद्दे पे आते हैं। एडवोकेट्स वाला जो टॉपिक है ना, जो आपका एडवोकेट एक्ट बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल, इसमें मेजरली दो किताबें आपको ले जानी होती है एग्जाम हॉल में। पहली है एडवोकेट्स एक्ट 1961 जो आपका बेयर एक्ट है। सेकंड इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल्स की भी एक बेयर एक्ट आती है, वो भी ले जानी है। बहुत बच्चे इसको नहीं ले जाते हैं एंड वो फंसते हैं क्योंकि क्वेश्चंस दोनों से आते हैं। लेटेस्ट पैटर्न में तो आते ही आते हैं, पहले भी आते थे। तो आपको दोनों ले जानी है, ये तो एक बात हो गई। 4 सवाल इससे आते हैं, अच्छा खासा छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है, बहुत मुश्किल नहीं है मेरे हिसाब से, रिलेटिवली इजियर है। एंड आराम से 4 सवाल इससे कर सकते हो। बहुत फंस गए ना केस लॉ में तो भी 3 तो निकाल ही लोगे। तो बहुत इजी टॉपिक है, जल्दी से करके ऐसे आगे बढ़ जाओ। आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है सुनते हुए जाना। पीवाईक्यूज करने हैं 14 से लेके प्रेजेंट तक, पूरी प्लेलिस्ट चैनल पे अवेलेबल है। केस लॉस करने हैं, इसके केस लॉस मैंने सेपरेटली शायद अभी डिस्कस नहीं किए, आप चैनल पे चेक करना, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। मैं वेरी सून उसको भी कवर कर दूंगी। कुछ टॉपिक्स कर दिए, कुछ के बाकी हैं, ठीक है। पर मेजरली केस लॉस जितने भी हैं वो पीवाईक्यूज में ऑलरेडी कवर्ड हैं, तो टेंशन मत लो कि वो छूट रहा है। पीवाईक्यू में कवर करवा दिया है। एंड बेयर एक्ट का रिविजन वो हम करेंगे इधर 1 महीने के अंदर ही। वंस यू डू ऑल दीज थिंग्स यू आर गुड टू गो, इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। एज आई सेड, सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसकी पीडीएफ, पुरानी पीवाईक्यूज की पीडीएफ, कोई भी डाउट कुछ भी, सब कुछ वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं तुरंत। ये बाय द वे सेट बी था पेपर का, जून 2026 का, इन केस एनीवन वांट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड। तो देखो इस समय देखोगे किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं ज्यादा। स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले आ रहे हैं, असर्शन रीजन वाले भी आ रहे हैं। लंबे दिखते हैं, बच्चे डर जाते हैं। डरना बिल्कुल नहीं है, एकदम कॉन्फिडेंटली एग्जाम देने जाना है। चलो हम स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करते हैं, देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। पहला, The Bar Council of India derives its rule-making power from Section 49, Subclause 1C of the Advocates Act 1961। सिंपल सी बात है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की रूल मेकिंग पावर जो है कहां से आती है? सेक्शन 49 सब क्लॉज 1C ऑफ द एडवोकेट्स एक्ट, which authorizes it to frame rules governing professional conduct and etiquette to be observed by advocate। इस सेक्शन के अंडर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ऑथोराइज्ड है कि वो रूल्स फ्रेम कर सकता है। किस चीज के लिए? एडवोकेट्स के प्रोफेशनल कंडक्ट और एटिकेट को लेके। जब एग्जाम में क्वेश्चन सामने आएगा तो वहां ऐसे टॉपिक वाइज तो आता नहीं है। ये पढ़ के आपको समझ में आ गया कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। एक लाइन हमने पढ़ ली, ठीक है। सेक्शन 49 बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो एडवोकेट्स के कंडक्ट और एटिकेट को लेकर रूल्स बना सकता है। ओके, इतना हमने पढ़ लिया। आगे पढ़ते हैं। रूल 20। अब हम कहाँ आ गए? बीसीआई रूल्स वाली बेयर एक्ट, दूसरी किताब की बात हो रही है, ठीक है। इसीलिए कहा था वो किताब ले जाना जरूरी है। रूल 20 फ्रेम देयर अंडर categorically bars an advocate from stipulating for or receiving any fee whose quantum is dependent upon the outcome of litigation or from entering into any arrangement to share in its proceeds। रूल नंबर 20 क्लियरली ये कहता है, बार करता है एक एडवोकेट को, यानी पूरा बैन है उस चीज पे कि आप जो है फीस इस क्वांटम पे डिपेंड नहीं करते हुए नहीं लोगे कि आउटकम ऑफ लिटिगेशन क्या है। आम भाषा में बताऊं तो इसका मतलब क्या है? आउटकम मतलब क्या? नतीजा। लिटिगेशन यानी जो भी केस चल रहा था, केस के नतीजे के हिसाब से आपकी फीस तय नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे पास आए, मैम मेरा केस लड़ दो, मैंने बोला फीस मेरी 1 लाख, बात खत्म। अब आपके लिए मान लो सिविल सूट है या एलिमनी केस है, वट आपको 1 लाख रुपए मिले बदले में, सेटलमेंट होने पे केस पे 1 करोड़ मिले या 10 करोड़ मिले, मेरी फीस 1 लाख थी, बात खत्म। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको बोलूं कि जो भी सेटलमेंट अमाउंट होगा उसका 10% मेरा, कि 1 लाख थी तो 10,000 मुझे दोगे, 1 करोड़ मिल गया तो 10 लाख मुझे दोगे। ये नहीं होगा कि वहां से जो आउटकम आ रहा है उसके बेसिस पे मेरी फीस होगी, नहीं, ये कंप्लीटली बार्ड है, ठीक है। रिसीविंग एनी फीस हुज क्वांटम इज डिपेंडेंट अपॉन आउटकम ऑफ लिटिगेशन।
या फिर ऐसे किसी भी अरेंजमेंट में एंटर करना जहां प्रोसीड्स का शेयर मिले, कि मैं आपसे डील तय कर लूं, अच्छा आपको जो भी कॉम्पेंसेशन मुआवजा मिल रहा है उसका इतना मुझे दोगे, ये सब मना है। An advocate who contravenes this rule is liable to be proceeded under section 35। कोई भी एडवोकेट जो उस रूल के खिलाफ जाएगा, सेक्शन 35 के अंदर उसके खिलाफ एक्शन होगा। स्टेटमेंट पढ़ लिया, इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा था, कहानी खत्म हो गई। जल्दी से कंक्लूजन देखते हैं। पहला कंक्लूजन है, एन एडवोकेट में लॉफुली एंटर इनटू एन आउटकम लिंक्ड फी अरेंजमेंट सो लॉन्ग एज द क्लाइंट्स रिटन कंसेंट इज ऑब्टेन्ड प्रायर टू द एंगेजमेंट। बेयर एक्ट गया एक तरफ, पढ़ के लग रहा है कहीं से सही है, स्टेटमेंट उन्होंने खुद दिया है, क्या इसके बेसिस पे इस बात का लॉजिक बन रहा है कि एडवोकेट लॉफुली एंटर कर सकता है ऐसे अरेंजमेंट में आउटकम बेस्ड में, बस क्लाइंट का रिटर्न कंसेंट होना चाहिए। अरे क्लाइंट का रिटर्न कंसेंट से मतलब ही नहीं है, कानून बना दिया उन्होंने कि तुम नहीं करोगे, बात खत्म। तो क्लाइंट रिटर्न में दे ना दे, वो एग्री करे ना करे, डज नॉट मैटर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया कह रहा है कि वो गलत है, तो ऑब्वियसली कंक्लूजन वन गलत है, ठीक है। जैसे ही मुझे बात समझ में आ रही है, ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज ऑप्शन डिलीट हो गया, बोथ कंक्लूजन 1 एंड 2 आर सही है भी डिलीट हो गया। अब दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो 2 सही होगा या फिर दोनों ही गलत हैं। देखते हैं, कंक्लूजन 2 पढ़ते हैं। इसे आप बोलते हो एलिमिनेशन टेक्निक। मैंने दो ऑप्शन खड़े खड़े डिलीट कर दिए कि ये दोनों तो नहीं टिक करने हैं। मान लो मुझे 2 के बारे में कुछ नहीं समझ में आया, तो भी मुझे पता है कि मैं 50-50 चांस है सही मार्क कर लूंगी इंस्टेड ऑफ 25%, ठीक है। कंक्लूजन 2, an advocate who violates the prohibition on contingency based fees may face disciplinary action। तो यही बात तो उसने बोली कि भाई वायलेट करोगे तो तुम पे एक्शन होगा, तो हाँ एक्शन होगा, तो कंक्लूजन 2 फॉलोज। अब सॉरी, एक गलती और कर दी, ये ध्यान देना, देखो मैंने जानबूझ के टिक किया, आप भी ध्यान देना। आमतौर पे हमारी आदत क्या होती है, अच्छा कंक्लूजन 2 फॉलोज, ओ वाओ एक्साइटेड, बी को टिक किया, आगे बढ़ गए। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है, बी वाले ऑप्शन में 1 लिखा था, ऊपर 2 लिखा था। बहुत बच्चे गलती करते हैं, बहुत बेसिक बात लग रही है लेकिन बहुत लोग ये गलती करते हैं, जानबूझ के इन्होंने 2 और 1 ऊपर नीचे दिया है कि गलती कर दो, ठीक है। ज्यादातर क्योंकि क्या होता है, 1 फॉलोज, 2 फॉलोज, बोथ फॉलो एंड नीदर, 99 केस में ऐसे ही ऑप्शंस दिए होते हैं। इन्होंने देखो क्या दिया है, 2 और 1 को ऊपर नीचे कर दिया, नीदर और बोथ को भी कर दिया, कि सही पढ़ के सोच के भी एक्साइटमेंट में भी चांस है कि ओएमआर में गलती कराओगे, मत करना, ध्यान देना। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ए, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। सेक्शन 49 देखो अटैच्ड है, जनरल पावर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू मेक रूल्स, तो बताया है सी में कि हाँ बना सकते हैं। पार्ट 6 के चैप्टर 2 सेक्शन 2 में रूल नंबर 20, ये बीसीआई रूल्स वाली बेयर एक्ट है, रूल नंबर 20 क्लियरली ये बात कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। Next question. Which of the following option correctly states the composition of a disciplinary committee of a bar council as prescribed under section 9 subclause 1 of Advocates Act? Again, पेपर के पर्सपेक्टिव से सोचो, इसको पढ़ के समझ में आ गया क्वेश्चन कहां से आ रहा है, बेयर एक्ट पता चल गई, सेक्शन भी दिया है उन्होंने, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिंपली पूछा है। डिसिप्लिनरी कमिटी बार काउंसिल की जो होती है उसका कॉम्पोजिशन यहाँ दिया हुआ है सेक्शन 9 सबक्लॉज 1 में, करेक्ट वाला कौन सा है। अब वर्ड बाय वर्ड ध्यान से पढ़ना और करेक्ट वाला बताना। 4 ऑप्शन दिए हैं, 3 मेंबर्स ऑल इलेक्टेड बाय द काउंसिल विद द मोस्ट जूनियर मोस्ट सर्विंग एज चेयरमैन, कि सारे लोग काउंसिल से इलेक्टेड होंगे, जो सबसे जूनियर होगा वो चेयरमैन बनेगा। मैं बेरक ना भी हो ना तो भी मुझे सेंस नहीं लगता, कभी सुना है सबसे जूनियर वाले को चेयरमैन बनाते हैं, कॉमन सेंस से सोच के देखना ये कब करना है। वैसे तो किताब है तुम्हारे हाथ में, देख के आंसर करना, पर मैं कह रही हूँ मान लो लास्ट मिनट है पेपर का, टाइम मैनेजमेंट घुस चुका है तुम्हारा और तब ये क्वेश्चन सामने आए, तो कॉमन सेंस भी लगाओ। जूनियर मेंबर को कभी सीनियर चेयरमैन बनाते हैं, मोस्ट 99% चांस है ऑप्शन गलत है, तो मुझे तुक्का मारना है तो मैं ए को तो नहीं टिक करूंगी। अगला है 3 मेंबर्स, 2 इलेक्टेड फ्रॉम काउंसिल्स मेंबरशिप, ओके, 1 को ऑप्टेड एडवोकेट पोजेसिंग द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, जो काउंसिल का मेंबर नहीं है, चलो ठीक है, ओके, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सी 5 members, 3 elected by council, 2 co-opted senior advocates from outside the council, okay। और ऑप्शन डी है 5 members, all co-opted from advocates having not less than 10 years standing at the bar। तो देखो हो सकता है लास्ट में तुक्का मारो तो बी सी और डी में तुम्हें कुछ ना पता हो, पर ये तो पता है कि ए नहीं है। कुछ तो चांस है कि तुम्हारे सही करने के प्रोबेबिलिटी, यार मैथ में पढ़ी है अगर कभी, चारों में से तुक्का मारोगे 25% चांस है कि सही करोगे, 1/4 है, यहाँ पे चांस 1/3 हो जाता है, ठीक है। तुम्हारी प्रोबेबिलिटी सही मार्क करने की बढ़ती है, हमें वही बढ़ानी होती है, ठीक है, जब किताब ना हो हाथ में। आंसर है बी, 3 members, 2 elected from council's membership and 1 co-opted advocate possessing the prescribed qualification who is not a member। कहाँ दिया है उन्होंने, तुम्हें खुद बताया था सेक्शन 9 सब क्लॉस 1, सेक्शन 9 सब क्लॉस 1 में जाओगे, ध्यान से इसको पढ़ोगे, हाईलाइट कर दिया है, लाइन बाय लाइन पढ़ के समझ में आ जाएगा। नॉट विथ स्टैंडिंग की भी कंडीशन दी है, इसलिए कहती हूँ बेयर एक्ट साथ में पढ़ो, किताब लेके बैठो जब पीवाईक्यू लगा रहे हो, अगर नहीं लिया तो पॉज करो वीडियो, किताब लेके आओ, ठीक है, हाथ में लेके बैठो, सिर्फ वीडियो देख के नहीं होगा, बाद में कहोगे मैम हुआ नहीं, 2 नंबर से रह गया, साथ में सॉल्व करो मेरे, ठीक है।
सेकंड पॉइंट क्या दिया, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, नॉट विथ स्टैंडिंग हर जगह ये वर्ड आ जाता है, any disciplinary committee constituted prior to the commencement of this act may dispose of the proceedings pending before it as if this section has not been amended. एक्ट के पहले की बात हो रही है तो वो तुम्हारे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है, बट पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। आंसर इज बी। आसान क्वेश्चन था ये, डायरेक्ट क्वेश्चन था, सेक्शन बता दिया, सब बता दिया, जाके बस पढ़ के टिक करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूल 8, हेलो बेयर एक्ट कौन सी लगेगी, एक्ट लगेगी या रूल्स लगेगी, क्लियरली रूल्स लगेगी, नहीं ले गए होगे तो बैठे रहो, दो सवाल नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। अंडर रूल 8 ऑफ द स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट फ्रेम्ड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, an advocate is prohibited from appearing before any court, tribunal or authority for or against an organization or institution of which he is a member of its। सिंपल सी बात है, रूल नंबर 8 में जो ये है स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट और एटिकेट, उसका जो रूल नंबर 8 है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाया है, पहली लाइन पढ़ ली हमने, एक एडवोकेट प्रोहिबिटेड है, वो नहीं आ सकता, अपियर नहीं कर सकता, कहाँ, कोर्ट, ट्रिब्यूनल, अथॉरिटी, किसी के भी सामने, ना फॉर में ना अगेंस्ट में। कब, जब वो उस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन का मेंबर है, लेकिन किस लेवल पे मेंबर है, सब कमिटी में है, जनरल बॉडी में है, एग्जीक्यूटिव कमिटी में है या एडवाइजरी कमिटी में। क्लियरली उन्होंने बता दिया, रूल्स में जाओ, रूल नंबर 8 खोलो और पढ़ो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स गवर्निंग एडवोकेट, चैप्टर देखो, उन्होंने चैप्टर भी बताया आपको, स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एटिकेट, बेयर एक्ट के इंडेक्स से ढूंढोगे चैप्टर कहाँ है, उसका सेक्शन 1 है ड्यूटी टू द कोर्ट, उसमें रूल नंबर 8 क्या लिखा है, एन एडवोकेट शैल नॉट अपीयर इन और बिफोर एनी कोर्ट, ट्रिब्यूनल और एनी अदर अथॉरिटी फॉर और अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंस्टीट्यूशन, सोसाइटी और कॉर्पोरेशन इफ, कब, he is a member of the executive committee of such organization or institution or society or corporation। अब एग्जीक्यूटिव कमिटी होती क्या, मैं बोल दूं हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव कमिटी का नाम कुछ भी है, टप्पू सेना है, अब क्या करोगे, नहीं, नाम कुछ भी और डज नॉट मैटर, shall include any committee or body of person which for the time being is vested with the general management of the affairs of the organization। अगर वो कमिटी उस समय जनरल मैटर जो है उस ऑर्गेनाइजेशन के उनको हैंडल कर रही है तो वो एग्जीक्यूटिव कमिटी मानी जाएगी, चाहे उसका नाम कुछ भी रख दो, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव कमिटी आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हमारा आंसर है सी, मार्क किया, आगे बढ़े। पर बेयर एक्ट पूरा पढ़ना चाहिए, प्रोवाइडेड दैट दिस रूल शैल नॉट अप्लाई टू सच अ मेंबर, किस पे अप्लाई नहीं होगा ये भी पढ़ के जाओ, अगली बार क्वेश्चन का इसी पर दे दें। appearing as amicus curiae or without a fee on behalf of the bar council, incorporated law society or a bar association, जो appear कर रहा हो without a fee on behalf of these, ठीक है, तो ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन हरीश चंद्र तिवारी वर्सेस बाइजू केस, अब आया केस लॉ, देखो 4 में से एक क्वेश्चन केस लॉ का है, कुछ ना भी आता हो तो भी 3 सवाल तो कर ही लोगे बेयर एक्ट के बेसिस पे, लोग हमेशा एक केस लॉ को लेके पागल घूमते रहते हैं, मैं कह रही हूँ जो सॉलिड है उसे तो फोकस कर लो, 4 में से 3 तो पक्के हैं, वो तो करके आओ सही पहले, ठीक है। पर ये भी पीवाईक्यू बेस्ड है, अगर किसी ने पीवाईक्यूज लगाए हैं इस केस लॉ पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, 2 से 3 बार आ चुका है, लगाओगे समझ में आ जाएगा। हरीश चंद्र तिवारी वर्सेस बाइजू केस के ऊपर क्वेश्चन है, दैट व्हाइल कंसिडरिंग द अप्रोप्रिएट पनिशमेंट फॉर मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ क्लाइंट्स मनी बाय एन एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ क्लाइंट्स मनी यानी क्लाइंट के पैसे के साथ गड़बड़ झाला किया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ए रेप्रीमेंड इज एन अप्रोप्रिएट पनिशमेंट फर्स्ट टाइम मिसअप्रोप्रिएशन, क्योंकि रिमूवल ज्यादा बड़ी सजा हो जाएगी। ऑप्शन बी उन्होंने कहा मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ क्लाइंट मनी जो है वो एक ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होता है, मतलब इससे बदतर काम तो तुम एज अ वकील कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, सबसे गंदा काम। एंड ऑर्डिनरली वारंट्स रिमूवल ऑफ एडवोकेट्स नेम फ्रॉम द स्टेट रोल, स्टेट रोल नहीं पता तो बता दूं, जब आप अभी एनरोलमेंट करवाए होगे, अपना लॉ खत्म किया, स्टेट बार में जाके एनरोलमेंट कराया, तो एक लिस्ट के में आपका नाम आ गया ना कि ये भी हमारे अंदर एडवोकेट है, उसे स्टेट रोल बोलते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप ऐसा काम कर रहे हो मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ क्लाइंट मनी, ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा और आपका नाम स्टेट रोल से हटा दिया जाए, बेसिकली डिबार कर दिया गया आपको। सी मॉनेटरी पेनल्टी लगा दो, डबल दी अमाउंट, 2 लाख का घपला किया 4 लाख की पेनल्टी लगा दो, काफी है। ऑप्शन डी सस्पेंशन फ्रॉम प्रैक्टिस फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years इज द स्टैंडर्ड सैंक्शन। अभी अगर मुझे बिल्कुल नहीं पता होता केस और मुझे तुक्का मारना होता, मैं सी तो बिल्कुल नहीं मार करती, जिसका भी पेपर था उसने टिक किया है, मैं बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि यहाँ बात हो रही है एथिक्स की, रियल लाइफ में प्रैक्टिस हो ना हो, थ्योरी में तो एथिक्स की बात हो रही है, पेपर में क्यों वो कहेंगे कि अच्छा जितने का घपला किया दो उससे डबल अमाउंट की कॉम्पेंसेशन लगा दो, हो गया। आप अपने प्रोफेशन के साथ बेईमानी कर रहे हैं, अगर आप क्लाइंट के पैसे के साथ गड़बड़ कर रहे हैं, आपको क्या इतने हल्के में छोड़ दिया जाएगा, तो ये तो मैं नहीं टिक करती। बाकी में हो सकता है कि हाँ सिर्फ डांट के छोड़ देंगे, क्या पता यार,
फर्स्ट टाइम था, अच्छा, पर यहाँ क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम तो मेंशन नहीं है। शायद मैं ए बी ना टिक करती, मैं फंसती बी और डी में, और हो सकता है इन दोनों में गड़बड़ कर भी सकती थी, बट चांसेस बेटर हो जाते हैं सही आंसर मार्क करने के। ये कब करते हैं? जब पेपर में कुछ ना आता हो, केस लॉ है, किताब है नहीं, पता है नहीं, पूछ किसी से सकते नहीं, तो तुक्का कैसे मारोगे? ठीक है, पर हम पढ़ के जाएंगे तो हमें तुक्का नहीं मारना पड़ेगा। आंसर है बी। इस केस बहुत फेमस लैंडमार्क केस है, पीवाईक्यूज में कई बार आ चुका है। ठीक है, क्या हुआ था? सिंपली बाइजू जो है एक इलिटरेट अनपढ़ इंसान था, ये हरीश चंद्र तिवारी जी उसके वकील थे, उन्होंने उसका कुछ जमीन का मामला था, कॉम्पेंसेशन आया, उसको दिया ही नहीं, जो कुछ हजार का या हजारों में ही था। ठीक है, बाद में उसको पता चला, उसने कंप्लेंट की बार काउंसिल में, उसने पैसे वापस कर दिया वकील ने, और फिर थोड़ा सेटल करने की कोशिश की मामले को। पर जब सीनियर में कंप्लेंट चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे उसको बेसिकली ये बात बोली, नीचे वाले जो बार काउंसिल और ये सब थे तो थोड़ी कम सजा दे के थोड़ा छोड़ गए थे, लेकिन ऊपर जब बात चली गई तो उन्होंने बोला कि ये ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अब ये कीवर्ड है, अगली बार क्वेश्चन में ये लिखा मिलेगा, पहले आ चुका है कि ग्रेवेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट एक्सेट्रा, किस केस में बोला गया, 4 केस के नाम दे देंगे, बताओ कौन सा, तो तुम्हें पता होना चाहिए, हरीश चंद्र तिवारी वर्सेस बाइजू केस। ठीक है, ये आंसर भी है। तो हम 4 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर अभी तक बने हुए हो, थैंक यू। तो लेट मी टेल यू, मैं अपनी AIB 22 के लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम लेके आई हूँ अपना खुद का। आई विल बी सिलेक्टिंग 20 स्टूडेंट्स जिनको मैं पर्सनली मेंटोर करूंगी AIB 22 के लिए। जिन्होंने ज्वाइन कर लिया ना, उनकी ऑलरेडी पढ़ाई शुरू भी हो चुकी है मेरे साथ। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अलग से लेक्चर्स नहीं आएंगे, लेक्चर मैंने सबके लिए फ्री रखे हैं, बिंदास पढ़ो बैठ के। ठीक है, पर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है टाइम मैनेजमेंट में, डिसिप्लिन में। दूसरा आता है कंफ्यूजन, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पहले क्या पढ़ें, क्यों पढ़ें, किस टॉपिक को ज्यादा टाइम दें, किसको कम दें, एक्सेट्रा। तो मैं गाइड करूंगी आपको यहाँ पे, कंप्लीट रोड मैप मिलेगा, डेली एंड वीकली टारगेट होंगे, एंड आपको पूरी अकाउंटेबिलिटी होगी, जैसे बचपन में मम्मी पढ़ाती थी कि सिर पे खड़े होके क्या पढ़ा, कितना पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा, एक्सेट्रा। ठीक है, पर्सनलाइज प्लान मिलेगा आपके रूटीन के हिसाब से। डाउट सेशंस होंगे हफ्ते 10 दिन में, जहाँ पे आई हैव अ प्रॉपर डाउट सेशन विद यू कि आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम आ रही है, कोई और प्रॉब्लम आ रही है, एक्सेट्रा। इसके अलावा इसमें एक टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, 5 फुल लेंथ टेस्ट हम लगाएंगे अक्टूबर के आसपास, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो एग्जाम के माहौल को लेके भी, और उसका सोल्यूशन भी मिलेगा आपको। एग्जाम की गाइडेंस, एग्जाम में क्या ट्रिक्स टिप्स होते हैं, थोड़े बहुत मैं यहाँ देती हूँ, बाकी वहां दूंगी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। पहले 10 बच्चों के लिए 1499 फीस है, एंड अगले 10 के लिए 1999। दिस इज फिलिंग वेरी फास्ट, तो प्लीज टाइम से ज्वाइन कर लेना। ऑफिशियली हम 10th अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं, बट जिन्होंने ज्वाइन कर लिया उनके साथ में ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुके हूँ। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड, डू ड्रॉप मी अ मैसेज। टेलीग्राम पे जाओगे ज्वाइन तो वैसे भी कर लेना टेलीग्राम, क्योंकि इन सब की PDF आपको वहां मिलने वाली है। मेंटोरशिप के लिए भी वहां मुझे पर्सनली DM कर सकते हो। मेंटोरशिप का वीडियो का भी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, वहां भी देख सकते हो, सब कुछ वहां डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, डोंट वेस्ट योर टाइम प्लीज, सीरियसली पढ़ लो। 3 महीने बचे हैं, 3-4 महीने बचे होंगे, अभी दिवाली वाली में भी टाइम खराब कर दोगे बहुत सारा, नवंबर एंड में पेपर है, आराम से पास कर लो, अगली बार के लिए वेट मत करो, 4000 का फॉर्म है, मजाक नहीं है। ठीक है, आई होप दिस वाज हेल्पफुल, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग, बाय बाय।